लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने शायद 4 या 5 प्रॉपर्टीज देखी थी। कितनी प्रॉपर्टीज देखी थी हम लोगों ने? कितनी प्रॉपर्टीज देखी थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में? 6। तो 7th प्रॉपर्टी है आबेली समूह या आबेलियन ग्रुप से रिलेटेड। आबेली समूह आबेलियन ग्रुप से रिलेटेड कि यदि G एक आबेली समूह है, if G is an abelian group, if G is an abelian group, यदि G एक आबेली समूह है, if G is an abelian group, if G is an abelian group, then तो for every a comma b belongs to G, ab raised to power n, ab raised to power n बराबर a की पावर n गुना b की पावर n for every n belongs to n। क्योंकि G अगर आबेली समूह होता है, अगर G आबेली समूह होता है तो इसका कोई भी आप पावर करोगे, क्योंकि तो ए बी की पावर n का मतलब है ए बी गुना ए बी n बार। और अगर G आबेली समूह है, अगर G अबेलियन ग्रुप है, अगर G अबेलियन ग्रुप है तो ए बी बराबर G अबेलियन ग्रुप है, इसीलिए ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। और ए बी बराबर बी ए होने के कारण जो भी आप बी ए दिख रहा है उस सभी बी ए को आप ए बी कर दोगे, और इस तरह से करते हुए सारे ए एक साथ आ जाएंगे और सारे बी एक साथ चले जाएंगे, और आपको ए बी की पूरे की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन मिल जाएगा। तो इसीलिए यदि जी एक आबेली समूह है तो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन इन टू बी रेज टू पावर एन। सर कितनी स्लाइड हो गई? पहली स्लाइड ही है ये, है ना, पहली स्लाइड। सो ए बी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन इन टू बी रेज टू पावर एन। सेकेंड है, इसके कन्वर्स की बात करते हैं। यदि G एक समूह है, if G is a group, जहां for every a comma b belong to G, ab whole square equals to a square b square, तो G एक आबेली समूह होता है। तो G एक आबेली समूह होता है। If G is a group, if G is a group such that, if G is a group such that for every a comma b belong to G, if G is a group such that for every a comma b belong to G, ab whole square equals to a square b square, such that ab whole square equals to a square b square, then G is an abelian group, then G is an abelian group। क्योंकि ab whole square, then G is an abelian group, then G is an abelian group। अब ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसका मतलब ए बी इंटू ए बी बराबर
ए इंटू बी बी हो गया, ए स्क्वायर का ए, बी स्क्वायर का बी बी, ए बी होल स्क्वायर का ए बी इंटू ए बी। अब आप देख सकते हो कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करता है, समूह में निरसन नियम हमेशा वर्क करता है, हमेशा पालन करता है समूह। तो इसका मतलब कि वाम निरसन दोनों के लेफ्ट में ए है, दोनों का लेफ्ट में से ए कट गया, और दोनों के राइट में बी है, तो दोनों के राइट से बी कट गया, तो आपको मिलेगा बी ए बराबर ए बी। और बी ए बराबर ए बी मिलने का मतलब ये हुआ कि जी आबेली, बी ए बराबर ए बी, हर ए और बी के लिए ये बात सही है, तो जी अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी ग्रुप में ए बी का होल स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो, तो वो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। उसके बाद यदि जी एक समूह है जहां फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, ए बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब बी क्यूब हो, तो जी का आबेली होना आवश्यक नहीं है, जी का आबेली होना आवश्यक नहीं है। If G is a group such that, if G is a group such that for every A comma B belong to G, if G is a group such that for every A comma B belong to G, AB whole cube is equal to A cube B cube, AB whole cube is equal to A cube B cube, then G need not be abelian. Then G need not be abelian. Then G need not be abelian. Okay? Then G need not be abelian. क्योंकि अगर ए बी का होल क्यूब करने पर आपको ए क्यूब बी क्यूब मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर ए बी ऐसे मिला, ए बी इस तरह से मिला आपको। और जब आपको इस तरह से मिल रहा है तो आप दोनों के लेफ्ट का ए काट सकते हो, दोनों के राइट का बी काट सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आप देख पा रहे होगे कि रह गया जो वो है बी ए बराबर ए बी। अब इसके आगे आप कुछ भी काट नहीं सकते, बी ए बराबर ए बी हो गया। आप दोनों के पहले के लेफ्ट में बी है, दूसरे के लेफ्ट में ए है, वो नहीं कट सकता। पहले के राइट में ए है, दूसरे के राइट में बी है, वो नहीं कट सकता। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से आगे नहीं कट सकता, और आप बी ए इक्वल्स टू ए बी नहीं दिखा पाओगे। अब आप बी ए इक्वल्स टू ए बी शो नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ये जो जी का अबेलियन होना कोई ज़रूरी नहीं है। G need not be an abelian group. समझ गए? लिख लो इसे। जी क्रॉस कैंसिल करे तो, क्रॉस कैंसिल करेगा तो ग्रुप अबेलियन हो जाएगा। तो क्रॉस कैंसिल नहीं करता ना हर ग्रुप। दिया, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ, स्टेटमेंट में दिया हुआ हो जी अबेलियन ग्रुप है, तब तो आप वहाँ पे क्रॉस कैंसिलेशन दिखाओगे। अगर अबेलियन नहीं लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, तो क्रॉस कैंसिलेशन थोड़ी ही दिखाओगे आप, सिर्फ लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन ही तो होगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ूं? बट सर ये लास्ट लाइन को ऐसे लिख सकते हैं ना, बी ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो उसको लिखने से क्या होगा? बी ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से थोड़ी एबेलियन हो जाता है, बी ए बराबर ए बी से एबेलियन होता है ना? नहीं, बी ए बराबर ए बी होने से एबेलियन होता है। हमें तो ये थोड़ी दिखाना है कि बी ए का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी ए का होल स्क्वायर होने से ए स्क्वायर बी स्क्वायर होने से आप थोड़ी कुछ कंक्लूड कर पाओगे। ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होने से आप अबेलियन तक आते हो। बी ए का होल स्क्वायर से कुछ कैंसिल आउट ही नहीं होगा। प्रॉपर्टी एन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्या? अरे भाई, जब एन अगर जब जी अबेलियन ग्रुप है तब हर एन के लिए ये बात ट्रू होती है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। क्या लिखा हुआ है एन वाला? इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप देन दिस इज ट्रू। यहां पर बात हो रही है जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप। पॉइंट ही सेकेंड और थर्ड इस बात के लिए है कि अगर इस स्टेटमेंट का कन्वर्स कहां ट्रू है। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो हर एन के लिए ये बात ट्रू है कि ए बी रेज टू पावर एन बराबर ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन होगा। बट कन्वर्स जो है वो n इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है, बाकी किसी n के लिए ट्रू नहीं है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि g अगर ग्रुप है और ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब तो आप कन्वर्स को ट्रू बोलोगे, g अबेलियन हो जाएगा। लेकिन क्यूब में नहीं हो पाएगा, पावर 4 में नहीं हो पाएगा, पावर 5 में नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो इसीलिए लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ूं? अब देखो कि चौथा पॉइंट है इसी में। चौथा पॉइंट है कि यदि G एक समूह है जहां AB की पावर n बराबर A की पावर n इंटू B की पावर n फॉर AB बिलोंग्स टू G, n के 3 क्रमागत मानों के लिए, n के 3 क्रमागत मानों के लिए सत्य हो, n के 3 क्रमागत मानों के लिए सत्य हो, तो G एक आबेली समूह होता है। If G is a group such that if G is a group such that AB whole raised to power n equals to, if G is a group such that AB whole raised to power n is equal to A raised to power n into B raised to power n for every A comma B belongs to G. If G is a group such that AB whole raised to power n equals to A raised to power n into B raised to power n for every A comma B belongs to G, holds true for 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर से ही लेनी है, चलो लिख लो। holds true for 3 consecutive positive integers n, holds true for 3 consecutive positive integers n, hold true for 3 consecutive positive integers n, then G is an abelian group. Then G is an abelian group. Then G is an abelian group. समझ गए? तो G एक अबेलियन ग्रुप होगा। देखो बच्चों, कन्वर्स जो है वो नॉर्मली तो ट्रू नहीं हो पाया,
है ना। कन्वर्स आपने देखा कि भाई n इज इक्वल टू 2 के केस में ट्रू हो जाता है, n और उसके अलावा किसी भी n के केस में ट्रू नहीं हो पाता है। जो इसका कन्वर्स है वो n इक्वल्स टू 2 के लिए तो ट्रू हो गया, उसके अलावा किसी के लिए ट्रू नहीं हो पाया। लेकिन अगर n के 3 क्रमागत मान ले लो, जैसे 3 4 5 ले लिया, 10 11 12 ले लिया, 17 18 19 ले लिया, कोई भी 3 क्रमागत मान ले लिया। अगर n के 3 क्रमागत मानों के लिए भी अगर ये बात ट्रू हो जाए तो वो ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है, वो ग्रुप एक आबेली समूह होता है। समझ गए? तो वो ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है, आबेली समूह होता है। तो बस इसका प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, आसान सा प्रूफ है, आप आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो, या मैं करवा देता हूँ। वैसे जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हो, ए बी रेज टू पावर n इक्वल्स टू ए रेज टू पावर n बी रेज टू पावर n, ए बी रेज टू पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a raised to power n plus 1 into b raised to power n plus 1, ab raised to power n plus 2 equals to a raised to power n plus 2 into b raised to power n plus 2 हो गया। अच्छा, प्रूफ नहीं करवाऊं, छोड़ दूं, आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलो, एक बच्चे ने कहा करवा दो सर, चलो शुरू कर दिया तो ये वाला करवा देता हूँ, आगे मैं थोड़ा प्रूफ कम करवाऊंगा। देखो, ए बी की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1। ए बी की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हो ए बी गुना ए बी की पावर n बराबर a की पावर n प्लस 1 गुना b की पावर n प्लस 1। ए बी की पावर n बराबर क्या दिया हुआ है, a की पावर n गुना b की पावर n, तो ये बन गया a की पावर n प्लस 1 गुना b की पावर n प्लस 1। अब देखो, दोनों के लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में a है, इसके लेफ्ट में a की पावर n प्लस 1 है, इसके लेफ्ट में b की पावर n है, इसके लेफ्ट में b की पावर n प्लस 1 है। तो दोनों से लेफ्ट से a कैंसिल आउट कर दोगे तो b गुना a की पावर n बराबर, अब यहाँ से एक a कैंसिल आउट हुआ है तो a की पावर n रह गया, और पीछे के साइड से b की पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो b की पावर n प्लस 1 में से b की पावर n हटा दोगे तो सिर्फ b रह जाएगा। तो यहाँ से आपको ये कंडीशन मिल गई। अब ए बी की पावर n प्लस 2 बराबर a की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n प्लस 2 हो गया। और अगर ऐसा है तो ए बी इंटू, फिर से वही चीज कर दिया, दोहरा दिया उसी चीज को, कि ए बी की पावर n प्लस 1 बराबर a की पावर n प्लस 2 गुना b की पावर n प्लस 2। ए बी की पावर n प्लस 1 क्या मिला है आपको, a की पावर n प्लस 1 गुना b की पावर n प्लस 1 बराबर a की पावर n प्लस 2 गुना b की पावर n प्लस 2 हो गया। ऐसा, अब यहाँ से a और a कैंसिल आउट कर दो और पीछे से b की पावर n प्लस 1 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ a कैंसिल आउट होगा तो b की पावर b गुना a की पावर n प्लस 1 बराबर a कैंसिल आउट होने के कारण a की पावर n प्लस 1 हो गया, और b की पावर n प्लस 1 कैंसिल आउट होने के कारण b रह गया। अब इसके बाद बच्चों, आप जानते हो कि इसको b गुना a की पावर n गुना a लिख सकते हो, a की पावर n प्लस 1 को, और इसका मतलब क्या हुआ, b गुना a की पावर n बराबर a की पावर n गुना b है, ये वाला, तो इसको यहाँ पुट कर दो, a की पावर n गुना b गुना a बराबर a की पावर n प्लस 1 गुना b, a की पावर n कैंसिल आउट कर दो तो ba बराबर ab, और ba बराबर ab आते ही ये ग्रुप अबेलियन हो गया। तो इसीलिए कहा था कि इस प्रूफ में वैसा कुछ नहीं है जिससे आपको कुछ थ्योरी में कुछ मदद मिले, तो ऐसे प्रूफ को ना करो तब भी चलता है ना।
ये बस ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये कैसे होता है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आप इसे देख सकते हो। आगे बढ़े। कितनी स्लाइड हो गई? दूसरी स्लाइड थी ये। आगे बढ़े बच्चों। अब देखो तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा है, नहीं कितना था, 7 का 4th था ना, 3rd था वो, 4th था। 7 का 5th देखो, यदि G एक समूह है, यदि G एक समूह है जहां फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G A² बराबर E हो, तो G एक आबेली समूह होता है। यदि G एक समूह है जहां फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G या फॉर एवरी A बिलोंग टू G A² is equal to E if G is a group such that for every A belongs to G A² equals to E. If G is a group such that for every A belongs to G A² is equal to E, then G is an abelian group. 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 क्यों? क्योंकि for every A, B belongs to G, A into B belongs to G. क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण अगर A और B G के एलिमेंट होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण अगर A और B G के एलिमेंट होंगे तो A B भी G का एलिमेंट होगा। एंड अब A², क्योंकि सारे एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, तो A² इक्वल्स टू ई, B² इक्वल्स टू ई, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई। जब सारे एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई इनटू ई। आइडेंटिटी को आप आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी लिख सकते हो, और आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी, पहले वाले ई को आप A² मान लो क्योंकि ई बराबर A² भी है और ई बराबर B² भी है। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² इंटू B² हो गया, और ये आपने अभी अभी देखा था, ये आपने अभी अभी देखा था कि भाई ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² B² होते ही जी आबेली समूह हो गया। जी इज एन अबेलियन ग्रुप, है ना। और इसी के जैसा यदि किसी समूह का प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम हो, यदि किसी समूह का प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम हो तो वह समूह आबेली होता है। If every element of a group सर ये AB² बराबर E इंटू ई नहीं आया, एक सेकेंड, क्या नहीं आया इसमें? फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर सेम स्टेटमेंट, कह सकते हो। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर सेम स्टेटमेंट कह सकते हो
if every element of a group is self-inverse, if every element of a group is self-inverse, then the group is abelian. If every element of a group is self-inverse, if every element of a group is self-inverse, then the group is abelian. Then the group is abelian. ठीक है, एक बच्चे ने कहा ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आया, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई, ये तो आप समझ गए। आपको कोल्ड हुआ है क्या? हाँ, पहला दिन है आज सर्दी का, तो आज बहुत ही अजीब सा लग रहा है। पहले दूसरे दिन तो थोड़ा अजीब सा होता है, फिर उसके बाद ठीक होता है। If every element of a group is self-inverse, then the group is abelian, है ना। देखो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई है। अब आप जानते हो ई होता है आइडेंटिटी, और ई को ई से मल्टीप्लाई करने पर ई ही मिलता है, तो आप इस ई की जगह पर इसको लिख सकते हो ना। ई स्टार ई इक्वल्स टू ई होता है, आप जानते ही हो। और जब ई स्टार ई इक्वल्स टू ई होता है, तो जो राइट हैंड साइड में ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई लिखा हुआ है, उसको आप ई इंटू ई नहीं लिख सकते हो। तो एक ई को आप ए स्क्वायर बोल दो और दूसरे ई को आप बी स्क्वायर बोल दो। समझ गए? और यहां पर देखो, क्योंकि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए इक्वल्स टू ए इनवर्स है, तो दोनों तरफ आप ए से मल्टीप्लाई कर दो। ए इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई हो जाएगा। और अभी अभी देखा कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो गया, तो जी आबेली समूह हो जाएगा। तो जी जो है आबेली समूह हो जाएगा। सर क्या 6 को क्लाइन 4 ग्रुप बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्लाइन 4 ग्रुप में हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, उसके साथ साथ एक और कंडीशन होता है कि वो 4 ऑर्डर का होता है। यहाँ पर कोई 4 ऑर्डर की बात थोड़ी, ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है और फाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है इन जनरल। अब जैसे आप देख लो, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके सारे अवयव स्वयं प्रतिलोम है, तो एक क्लाइन 4 ग्रुप थोड़ी ही होगा। किसी भी पावर सेट ऑफ एस कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस के तो सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं ना। ए का इनवर्स हमेशा ए होता है। अब इसके तो सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? अनकाउंटेबली मेनी। तो कोई ऐसा नहीं है कि क्लाइन 4 ग्रुप में एक और कंडीशन होती है कि उसमें एलिमेंट 4 होते हैं, तो 4 तो है नहीं इसके अंदर। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? ओके बच्चों, सबने लिख लिया ना? फिर बैक तो नहीं बोलोगे? अब देखो, ये तो बात हुई बच्चों ग्रुप के बारे में और ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। ग्रुप और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बातें हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग अवयव की कोटि, अब हम लोग अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, अवयव की कोटि की बात करेंगे। समूह की कोटि, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। समूह की कोटि या ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, वो तो आपने देखा। सर ये 2 की पाले ने का
आबेली ग्रुप 2 की पालेने का क्या होता है? ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मेरे, तो मैं क्या बताऊं। 2 की पाले n का, अच्छा पावर बोलना चाहता है क्या ये? अच्छा, 2 की पावर n का आबेली ग्रुप कैसे है, एक बार बताना प्लीज। अरे 2 की पावर n का सेट नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये तो वैसे भी नहीं है, ये तो नहीं है। अगर S में n अवयव होते हैं तो उसके घात समुच्चय में 2 की पावर n अवयव होते हैं। n अवयवों वाले समुच्चय के, n एलिमेंट्स वाले सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स हमेशा 2n ही तो होते हैं। नहीं सुना है? सेट में पढ़ा होगा ना। तो फिर तो पावर सेट ऑफ एस में 2 की पावर n ही एलिमेंट तो होंगे। सेट ही आपने पावर सेट ऑफ एस लिया है तो ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। अब इसमें आओ, अवयव की घात, अवयव की घात पावर ऑफ एन एलिमेंट, अवयव की घात पावर ऑफ एन एलिमेंट, पावर ऑफ एन एलिमेंट। अब पावर ऑफ एन एलिमेंट में आप देख सकते हो बच्चों कि माना कि G एक समूह है तथा A G का कोई अवयव है। लेट G बी अ ग्रुप एंड A इज एन एलिमेंट ऑफ G। Let G be a group and A is an element of G. Let G be a group and A is an element of G. ठीक है? Let G be a group and A is an element of G. तो A raised to power 1 हमेशा A के बराबर होता है। A की पावर 1 हमेशा A के बराबर होता है। A की पावर 0 हमेशा ही आइडेंटिटी के बराबर होता है। ये मत समझना कि A की पावर 0 बराबर 1 होता है। A की पावर 0 बराबर 1 तब होता है जब संक्रिया गुणा की हो, जब ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो, तभी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन नहीं है तो A की पावर 0 बराबर E होना कोई जरूरी नहीं है, 1 होना कोई जरूरी नहीं है। इन जनरल A की पावर 0 बराबर उस ग्रुप का आइडेंटिटी होता है, उस ग्रुप का तत्समक अवयव होता है। ठीक है? A की पावर 2 का मतलब होता है A स्टार A। A की पावर 2 का मतलब A, क्योंकि ग्रुप में एक ही ऑपरेशन होता है, तो A स्क्वायर का मतलब, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं होता। अब देखो कि ग्रुप में ऑपरेशन कौन सा हो सकता है। मैं Z प्लस में पूछ रहा हूं, तो Z प्लस में क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है तो 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 + 3, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है। जो ऑपरेशन होगा बीच में वही स्टार आएगा। तो Z प्लस में 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 जोड़ 3 बराबर 6। Z प्लस में 3 क्यूब का मतलब हुआ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 बराबर 9। तो इसीलिए ये जो A स्क्वायर का मतलब हुआ वो A स्टार A होता है। ठीक है, आप उसको सीधा स्क्वायर मत कर देना। फिर A की पावर -1 का मतलब होता है कि G में A का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ A इन G। A की पावर -1 का मतलब होता है इनवर्स ऑफ A इन G, G में A का प्रतिलोम। ठीक है, G में A का प्रतिलोम, अब वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो जैसे Z प्लस में, अब 3 इनवर्स में कहूँगा तो Z प्लस में 3 इनवर्स का मतलब 3 की पावर -1 का मतलब, Z प्लस में 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 नहीं होता। Z प्लस में 3 इनवर्स का मतलब होता है, या 3 की पावर -1 का मतलब होता है कि Z प्लस में जो 3 का इनवर्स होता है, और आपको पता है Z प्लस में 3 का इनवर्स -3 होता है, तो इसीलिए ये -3 के बराबर होता है। समझ में आई बात?
ये -3 के बराबर होता है। तो ए इनवर्स का मतलब हुआ जी में ए का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ए इन जी। ए क्यू बराबर ए स्टार ए स्टार ए, 3 बार स्टार कर दिया। ए की पावर -2 बराबर ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ए स्टार ए का इनवर्स, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ए स्टार बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, लेकिन यहाँ तो बी और ए दोनों बराबर ही हैं तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो a रेज टू पावर -2, ऐसे ही आप कोई भी पावर निकालना हो, a की पावर n लिखना हो तो a स्टार a n बार, n टाइम्स a स्टार a कर दो, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। a की पावर -n का मतलब होता है a की पावर n का इनवर्स मान लो या a इनवर्स का पावर n मान लो। a की पावर -n का मतलब, या तो क्योंकि a की पावर n का मतलब इन सब का प्रोडक्ट हो गया, पावर -1 कर दिया, इनका पावर -1 करोगे तो ये उल्टे क्रम में आएंगे, लेकिन उल्टे क्रम में भी तो a ही है, तो a इनवर्स स्टार a इनवर्स स्टार a इनवर्स रह जाएगा, a इनवर्स का पावर n हो जाएगा। समझ में आई बात? a इनवर्स का पावर n हो जाएगा। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। उसके बाद बच्चों a की पावर m प्लस n बराबर होता है a की पावर m स्टार a की पावर n। स्टार जो भी ऑपरेशन है बीच में, वो ऑपरेशन आपको बीच में अप्लाई करना है। a की पावर m इंटू n या a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n होता है। a की पावर m माइनस n का मतलब होता है a की पावर m स्टार a की पावर माइनस n। अब a की पावर -n को आप या तो a की पावर n का इन्वर्स लिख दो या a इन्वर्स का पावर n लिख दो। तो ये सब कुछ किसी एलिमेंट के पावर का फॉर्मूला होता है, बट इसमें ध्यान रखना इसमें कोई गुणा नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रुप में एक ही ऑपरेशन होता है, तो जो ऑपरेशन होता है वही ऑपरेशन हर जगह अप्लाई करना है, हर जगह वही ऑपरेशन अप्लाई करना है जो ऑपरेशन ग्रुप के अंदर दिया हुआ है। तो ये हुआ पावर ऑफ एन एलिमेंट, लिख लो इसे आप लोग, ये हुआ पावर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का पावर क्या होता है? सर 7th में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता ना, जब भी होता है तो वो स्टार होता है। 7th में कहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है? n और -1 की बात कर रहे हो क्या? a में स्टार होगा, n क्या है? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। -1 क्या है? इंटीजर है ना, -1 इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, वो तो पावर है। a में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा ना, a में तो हमेशा स्टार होगा। ग्रुप का एलिमेंट a दिया हुआ है ना, n थोड़ी दिया हुआ है, ग्रुप का एलिमेंट है कि नहीं? a में जब भी ऑपरेशन होगा तो स्टार का ही ऑपरेशन होगा। ओके, लिख लिया? ओके बच्चों, अब आप इसमें देख सकते हो, कि a रेज टू पावर, ये तो पावर हो गया। आप एक एग्जाम्पल देख लो, माना कि g बराबर
z प्लस है और a बराबर 3 ले लिया, तो 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 3 प्लस 3 बराबर 6, 3 की पावर 3 बराबर 3 प्लस 3 बराबर 9, 3 की पावर n बराबर 3 प्लस 3 n बार, इसका मतलब n टाइम्स इज इक्वल टू 3 इंटू n, 3 इंटू n, 3 की पावर 0 का मतलब, अब z प्लस की आइडेंटिटी क्या है, z प्लस का तत्समक अवयव होता है 0, तो 3 की पावर 0 बराबर 0, 3 की पावर -1 मतलब z प्लस में 3 का इन्वर्स क्या होगा, तो z प्लस में 3 का इन्वर्स -3 होगा, फिर 3 की पावर -2 बराबर, तो -3 प्लस -3 कर दो या 3 प्लस 3 का इन्वर्स कर दो, तो ये हो गया -6। अगर आप इसको ऐसे भी करते हो 3 प्लस 3 का इन्वर्स, तो 6 का इन्वर्स होता है z प्लस में -6, तो जैसे चाहो दोनों में से किसी तरीके से कर सकते हो। तो इसीलिए ऐसे आप हर अवयव का, हर ग्रुप में हर अवयव का पावर ऐसे देख सकते हो। तो 3 जोड़ 3 की जोड़ 3 की पावर -1 बराबर -9। सर ये 0 क्यों आया, क्योंकि z प्लस का तत्समक अवयव, z प्लस की आइडेंटिटी 0 होती है, z प्लस की आइडेंटिटी 0 ही होती है ना, तो मैंने क्या लिखवाया है, a⁻0 बराबर जिस ग्रुप का एलिमेंट है उस ग्रुप की आइडेंटिटी, तो इसीलिए आइडेंटिटी 0 है, इसलिए यहां पर 0 आया। समझ गए, आगे बढ़ूं। इस तरह से किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का आप बता सकते हो। अब आप देख सकते हो कि यदि G एक समूह है तथा यदि G एक समूह है तथा A G का कोई अवयव है, यदि G एक समूह है, -9 आएगा सर, किसका -9 आएगा, कहीं ये वाला आप सॉल्व तो नहीं कर रहे थे जो अभी आप सॉल्व करके लेकर -9 लेकर आ रहे हो, तो वो लेकर आ रहे हो तो सही लेकर आ रहे हो, -9 ही आएगा, बट थोड़ा लेट हो गए, है ना। यदि G एक समूह है तथा A G का अवयव है, तो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू Z, A की पावर n भी G का अवयव होगा। यदि if G is a group and A is an element of G, if G is a group and A is an element of G, if G is a group and A is an element of G, then for every n belongs to Z and A is an element of G, then for every n belongs to Z, A raised to power n belongs to G। कारण देखो दिया हुआ है कि A G का अवयव है, इसका मतलब A स्टार A बराबर A स्क्वायर भी G का अवयव होगा संवृतता के कारण। A स्क्वायर भी G के अंदर है और A भी G के अंदर है, तो इनका प्रोडक्ट A क्यूब भी G के अंदर होगा संवृतता के कारण। A क्यूब G के अंदर है और A G के अंदर है, तो इनका प्रोडक्ट A की पावर 4 भी G के अंदर होगा संवृतता के कारण। और इस तरह से आप हर n को ऐसे एक एक करके बढ़ते जा सकते हो। इसीलिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n,
a raised to power n belongs to g। ठीक है, तो संवृतता से, क्लोजर प्रॉपर्टी से आप फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n तक तो पहुंच गए, लेकिन आपको पूरे n बिलोंग्स टू z तक जाना है। क्लोजर से आपने n बिलोंग्स टू n तक की तो बात कर ली है ना। अब हम लोग जाएंगे नेगेटिव पावर पे और जीरो पावर पे। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा हो तो लिख लो। अब हम लोग जाएंगे नेगेटिव पावर और जीरो पावर पे, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो क्लोजर से आप आ गए यहां तक, लिख लिया सबने? ओके। अब देखो बच्चों, सर ग्रुप फाइनाइट हो तो सेटिस्फाई होगी क्या ये कंडीशन? ग्रुप इनफाइनाइट हो तब भी सेटिस्फाई होगी, हमेशा होती है। देखो तो सही पहले एक बार। ठीक है, अब a की पावर जीरो बराबर क्या होता है? आइडेंटिटी। और किसी भी समूह में तत्समक अवयव का अस्तित्व तो होता ही है, तो इस कारण से a की पावर जीरो भी ग्रुप में होगा। ठीक है, क्योंकि a की पावर जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है हमेशा ग्रुप में, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के कारण a की पावर जीरो भी ग्रुप में आ गया। अब a की पावर माइनस एक बराबर a का प्रतिलोम, ये भी g के अंदर होगा, a इनवर्स भी g के अंदर होगा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के कारण, चौथी प्रॉपर्टी के कारण ए इनवर्स भी ग्रुप में आ गया। और एक बार ए इनवर्स ग्रुप में आ गया तो फिर तो ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स बराबर ए की पावर माइनस टू, ये भी ग्रुप में आ जाएगा क्लोजर के कारण। ए की पावर माइनस टू स्टार ए की पावर माइनस वन बराबर ए की पावर माइनस थ्री, ये भी ग्रुप में आ जाएगा क्लोजर के कारण। और फिर इस तरह से आप फिर माइनस इन्फिनिटी से आ जाओगे। इसीलिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n a रेज टू पावर माइनस n बिलोंग्स टू g। ठीक है, तो a की पावर n तो था ही, a की पावर माइनस n भी g में आ गया, और जीरो a की पावर जीरो भी g में आ गया। इसका मतलब a के सारे इंटीजर पावर g में आ गए। पॉजिटिव पहले ही देख रखा था, नेगेटिव भी देख लिया और पावर जीरो भी देख लिया, है ना। तो इस कारण से ये पॉइंट सेटिस्फाई हुआ। अब इसको हम लोग एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं। देखो, यदि G एक समूह है तथा A G का कोई अवयव है, इफ G इज अ ग्रुप एंड A इज एन एलिमेंट ऑफ G, तो इसे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट ऑफ A बोलते हैं। एंगुलर ब्रैकेट ऑफ A का मतलब होता है A की पावर n, जहां n बिलोंग्स टू Z। A के सभी पूर्णांकीय घातों का समुच्चय। ठीक है, ये भी G का सबसेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर A G का एलिमेंट है तो A के सारे इंटीजर पावर तो G में आ ही जाते हैं, तो A के सारे इंटीजर पावर्स का जो सेट हुआ वो G का सबसेट हो जाएगा। तो अगर A G का एलिमेंट है तो एंगुलर ब्रैकेट ऑफ A G का सबसेट हो जाता है। इसे G में A द्वारा जनित अवयवों का समुच्चय कहा जाता है। इसे G में A द्वारा जनित अवयवों का समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, इट इज angular bracket of A is called the set of elements of G. Angular bracket of A is called the set of elements of G
the set of elements of G which are generated by A. The set of elements of G which are generated by A. ठीक है, angular bracket of A is called the set of elements in G which are generated by A. Which are generated by A. ठीक है, जो A द्वारा जनित होते हैं. तो A द्वारा जनित अवयवों का समुच्चय हुआ. समझ गए? A द्वारा जनित अवयवों का समुच्चय हुआ. तो ग्रुप में A के कारण कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक है, वो एंगुलर ब्रैकेट ऑफ A बताता है. ठीक है, तो आप हर एलिमेंट का एंगुलर ब्रैकेट ऑफ A निकाल सकते हो. उदाहरण के लिए जैसे आप Z ले लो, G बराबर Z प्लस ले लिया आपने, G बराबर Z प्लस ले लिया और A बराबर आपने 3 ले लिया. तो एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 3 में 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 जोड़ 3 और एडिशन का ऑपरेशन है, तो 3 जोड़ 3 6 हो गया. फिर उसका क्यूब करोगे तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3 9 हो गया, है ना. वो 9 हो गया. फिर आप इसमें 3 और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 12. ऐसे ही आगे चलता गया, क्योंकि अब इसके बाद 3 रेज़ टू पावर 0 क्या होगा, तो 3 रेज़ टू पावर 0 बराबर 0 है. 3 का इनवर्स क्या होगा -3. 3 रेज़ टू पावर -2 क्या होगा -6. 3 रेज़ टू पावर -3 क्या होगा -9. और इस तरह से 3 रेज़ टू पावर -4 -12 हो गया. और ऐसे ही ये चलता चला जाएगा. क्या है? तो ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 3 बराबर, अब देखो 1 से तो पूरा G बन जाएगा, 1 से पूरा G बन जाएगा, सही बोल रहे हो, 1 से पूरा G बन जाएगा. लेकिन 3 से तो पूरा G नहीं बन पाया. E लेना भूल गए सर. नहीं E लेना नहीं भूला हूँ. 3 रेज़ टू पावर 0 जो है वही 3 रेज़ टू पावर 0 बराबर E होता है और इसका E 0 है. तो ये क्या बना 0 + -3 + -6 + -9 + -12 एंड सो ऑन. और इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 3Z के बराबर. ये आपको देगा, क्योंकि देखो Z के सारे एलिमेंट को 3 से गुना कर दोगे तो आपको ये सेट मिलता है. तो ये कहलाता है 3 गुना Z. ये सेट कहलाता है 3 गुना Z. आइए बात समझ में. 0 कैसे आया, कहाँ थे थोड़ी देर पहले आप. 0 कैसे आया, 0 ऐसे आया. तीन की पावर 0 बराबर 0 होता है. समझ गए. 3 की पावर 0 बराबर 0 होता है और हर एलिमेंट का पावर लेना है, सारे इंटीजर पावर लेने हैं, तो इंटीजर में तो 3 की पावर 0 भी करना पड़ेगा, है ना. तो ऐसा होता है. ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों. ये 3Z हो गया. ऐसे ही फॉर एवरी n बिलोंग्स टू Z, एंगुलर ब्रैकेट ऑफ n बराबर
NZ हो जाता है, इसीलिए एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 1 बराबर Z हो जाएगा, है ना। एंगुलर ब्रैकेट ऑफ -1 बराबर भी Z होगा। आप देख सकते हो -1 से बनाओगे तो क्या होगा, पहले -1 का स्क्वायर, -1 जोड़ -1 -2, -1 का क्यूब, -1 जोड़ -1 जोड़ -1 -3 -4, ऐसे चलता जाएगा। फिर -1 का पावर 0 करोगे तो 0 मिलेगा। मेरे भी, हाँ तो आपको एनर्जी ज्यादा लगी, मेरा गला नाक बंद है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इरिटेशन हो रही है। जीरो के बाद 1, इसका इन्वर्स 1, -2 का इन्वर्स 2, -3 का इन्वर्स 3, -4 का इन्वर्स 4, ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। और देख सकते हो कि -1 से भी जनरेट करोगे तो आपको पूरा का पूरा Z मिल रहा है। अगर आप 1 का एंगुलर ब्रैकेट देखोगे, 1 से जनरेट करोगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, 1 का क्यूब 1 + 1 + 1 3, 1 4 4, ऐसे चलता जाएगा। और फिर 1 0, तो इस बार एडिशन का ऑपरेशन है तो 0 पे 0 मिलेगा। और फिर इन्वर्स करोगे तो -1 -2 -3 -4 मिलेगा। इसीलिए दोनों बराबर होते हैं और Z के बराबर होते हैं, है ना। तो इसलिए आप 1 का देख सकते हो, -1 किसी का भी n का देखोगे तो आपको NZ मिलेगा। ये समझ गए। दूसरा कोई एग्जाम्पल देख सकते हो आप। यदि G बराबर आपने ये एडिशन का देख लिया, आपने एक मल्टीप्लिकेशन का देख लो, Q प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन है और A बराबर 2 ले लिया, तो अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो इसमें आपको गुना करना होगा। 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 का क्या होता है, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8, क्योंकि इस बार सच में पावर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि संक्रिया गुना की है। जब संक्रिया गुना की है तो ऐसा होता है ना। हाँ, इसको करो। आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। Q प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 ही तो होती है ना। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 ही तो होती है। और फिर इन्वर्स करने पर, अब इसमें Q प्लस में पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2, है ना। 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स हो जाता है 1/2, 1 4 का 1/4, 8 का 1/8, 16 का 1/16। तो देखो अगर ऑपरेशन बदल दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये भी बदल जाता है। अच्छा, तो एक तीसरा एग्जाम्पल देखो। एक बच्चे ने कहा था सर U5 में बता दो, तो चलो U5 में देख लो। U5 में 4 एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो मैंने A बराबर मान लो ले लिया 2, तो एंगुलर ब्रैकेट ऑफ 2 देखता हूँ तो 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 2, तो ये 4 हो गया। फिर 2 की पावर क्यूब का मतलब हुआ स्क्वायर में 4 मिला है, तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 2, 4 गुना 2 8, 8 को 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3 मिलेगा, तो ये 3 हो गया। और 2 की पावर 4 करोगे तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 3 3 मिला था, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 2, तो 3 गुना 2 6 होता है, और 6 को 5 से भाग दोगे तो शेषफल 1 मिलेगा 1। अब इसके बाद तो ग्रुप में ही कोई एलिमेंट नहीं है तो किसी और को कैसे जनरेट करेगा, ये तो हमेशा ग्रुप का सबसेट होता है। अब 4 बार में तो ये पूरा ग्रुप ही आ गया, तो फिर अब आगे कहाँ जाएंगे, तो यही बन गया।
समझ गए? तो 2 से जनरेट हुआ ये 2, 4, 3 और 1। समझ में आई बात? ये लिख लो। तो इस तरह से आप किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट से कौन कौन से एलिमेंट जनरेट होते हैं, कोई भी अवयव किन किन अवयवों को जनित करता है, उनका आप समुच्चय बता सकते हो या उन अवयवों को बता सकते हो। आई ये बात समझ में? आगे बढ़ूं? लिख लिया? 2 की पावर 4 वाला बताऊं, दोबारा बनाना सर, ये बार और समझा दीजिए। देखो बच्चों, ये आपका समूह है, ये समूह है, ये ग्रुप है ना? 2 की पावर 5 भी करोगे तो 2 की पावर 5 से कुछ नया तो नहीं मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा 2 की पावर 5 से? क्योंकि आपने पढ़ा है कि एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए जो होता है वो जी का सबसेट होता है। एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए जी का सबसेट होता है, और जैसे ही एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए जी का सबसेट हो गया और पावर 4 करने में ही पूरा का पूरा जी मिल गया, तो अब इसके बाद कुछ नया तो नहीं आ सकता ना। अब तो पावर 5 करोगे तब भी वही आएगा, इन्हीं में से कोई आएगा, 6 करोगे वो भी इन्हीं में से कोई आएगा, तो इसके बाद आगे पावर करने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि पावर 4 करने में ही पूरा का पूरा ग्रुप मिल गया आपको। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो एंगुलर ब्रैकेट होता है वो हमेशा उस ग्रुप का सबसेट होता है। तो जब सबसेट है तो सबसेट सेट से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है? तो और किसी पावर की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बच्चे के समझ में नहीं आया, तो मैंने एलिमेंट क्या लिया था? मैंने एलिमेंट लिया था 2। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो स्टार का मतलब यहां पर है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अब 2 की पावर 1 तो हमेशा ए की पावर 1 तो हमेशा ए होता है। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 और 2 के बीच में स्टार लगाना। स्टार क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो 2 गुना 2 4, 4 को 5 से भाग दोगे तो शेषफल 4 आएगा। उसके बाद 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 स्क्वायर स्टार 2। स्टार है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, और 2 स्क्वायर आपको 4 मिला है, तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 2। 4 गुना 2 8, 8 को 5 से भाग दोगे तो शेषफल 3 मिलेगा। तो 2 की पावर 3 बराबर 3 हो गया। अब 2 की पावर 4 बराबर होता है 2 की पावर 3 स्टार 2। 2 की पावर 3 स्टार 2, और 2 की पावर 3 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 2 बराबर 6 को 5 से भाग दोगे तो शेषफल 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। सर आप ये U5 वगैरह कैसे इतनी जल्दी निकाल लेते हो? मैं तो डेफिनेशन ही याद कर रहा था, इतने में आपने लिख भी दिया। तो क्या करूं, अभी तो पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है मैंने रट लिया हो, तभी हो सकता है ना? आगे बढ़े। लिख लिया सबने? आगे बढ़ता हूं, तो पहले बहुत पुराना ही है। अब देखो, अब यहां तक आपने देखा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जो आपके दिमाग में आया अच्छा, अब आप देखो, मैं आपको ये आपको लग रहा होगा कि 2 की पावर 5 क्यों नहीं लिया, इसमें पावर 4 में ही क्या हो गया। यदि
n वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यदि n वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां a की पावर n बराबर e हो, तो a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 डॉट 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 a की पावर n माइनस 1 तथा a की पावर n बराबर e सभी भिन्न होते हैं, भिन्न अवयव होते हैं। तथा उसके बाद सभी घातों में यही अवयव आते हैं, यही अवयव आते हैं। If n is the smallest positive integer, सर स्टूडेंट आपके बारे में जानते नहीं हैं शायद, पता नहीं क्या नहीं जानते हैं मेरे बारे में। If n is the smallest positive integer such that a raised to power n equals to e, if n is the smallest positive integer such that a raised to power n equals to e, if n is the smallest positive integer, if n is the smallest positive integer such that a raised to power n equals to e, then a square, a cube, a raised to power 4 dot 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 a raised to power n minus 1 and a raised to power n is equals to e लिखा हुआ है ही, and a raised to power n are all distinct elements, इनमें कोई भी दो बराबर नहीं होंगे, are all distinct elements, are all distinct elements and the remaining powers have same element, and the remaining powers have the same elements, and the remaining powers have the same elements. उसके बाद में जो पावर है उन सब में यही एलिमेंट आते हैं। देखो मान लो सबसे पहले किसी पॉजिटिव पावर में आपको आइडेंटिटी मिला हो तो वो है n, तो इसका मतलब a की पावर 1 बराबर a है, a की पावर 2 बराबर a स्टार a हो गया, a स्क्वायर, a की पावर 3 हो गया, a की पावर 4 हो गया, ऐसे ही a की पावर n माइनस 1 बराबर a की पावर n माइनस 2 स्टार a हो गया, और a की पावर n बराबर पहली बार आइडेंटिटी मिला, ये पहली बार आइडेंटिटी मिला। अब जब आप a की पावर n प्लस 1 करोगे तो वो a की पावर n स्टार a बराबर, a की पावर n तो आइडेंटिटी हो गया है, तो e स्टार a बराबर a हो गया। a की पावर n प्लस 2 करोगे तो a की पावर n स्टार a स्क्वायर, और a की पावर n आइडेंटिटी है तो ये a स्क्वायर हो गया। a की पावर n प्लस 3 करोगे तो a की पावर n स्टार a क्यूब बराबर a क्यूब हो गया, और ऐसे ही करते हुए a की पावर 2n माइनस 1 करोगे तो a की पावर n स्टार a की पावर n माइनस 1 बराबर a की पावर n माइनस 1 हो गया, और a की पावर 2n का मतलब a की पावर n स्टार a की पावर n आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी बराबर आइडेंटिटी हो गया। फिर उसके बाद आप a की पावर 2n प्लस 1 करोगे
तो फिर आपको a की पावर 2n आइडेंटिटी है, फिर से a मिल जाएगा। a की पावर 2n प्लस 2 करोगे तो फिर से a स्क्वायर मिल जाएगा। a की पावर 2n प्लस 3 करोगे फिर से a क्यूब मिल जाएगा। a की पावर 3n करोगे फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा। यही काम चलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर आप इन्वर्स करते हो, जैसे a की पावर -1 करते हो, a की पावर -1 करते हो, तो ऑर्डर सेम नहीं होता, क्योंकि a की पावर -1 का मतलब a की पावर n-1, a की पावर -1 का मतलब a की पावर n-1, क्योंकि a की पावर n तो आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी से कभी भी गुणा करो, क्या फर्क पड़ता है? कभी भी ऑपरेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको सेम मिलेगा। a की पावर -2 बराबर a की पावर n-2, क्योंकि a की पावर n आइडेंटिटी है। a की पावर -3 बराबर a की पावर n-3, फिर a की पावर n-n+1 बराबर a की पावर 1 और a की पावर -n बराबर आइडेंटिटी। तो आप देख सकते हो कि जब तक आपको पहली बार आइडेंटिटी नहीं मिलता है, जब तक पहली बार आइडेंटिटी नहीं मिलता है, तब तक सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। अब आप कहोगे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट क्यों होते हैं? देखो, मान लो कि n बराबर 10 है, n बराबर 10 है, तो पहली बार आइडेंटिटी कब मिला? a की पावर 10 पर, पॉजिटिव इंटीजर में। a की पावर 0 तो हमेशा आइडेंटिटी होता है, तो ये मत सोचो कि पहली बार आइडेंटिटी 10 पर ही मिल रहा है, 0 पर तो हमेशा होता है। बट बात पॉजिटिव इंटीजर्स की हो रही है, धनात्मक पूर्णांक की हो रही है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे पहली बार आइडेंटिटी आपको मिला है पावर 10 पे। अब उसके बाद अगर मान लो मेरा क्लेम ये है कि 10 से पहले वाले 10 तक जितने पावर हैं, 1 से लेकर 10 तक जो पावर है, सब में एलिमेंट्स अलग अलग होंगे, कोई भी दो बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि मान लो आपने किन्हीं दो को बराबर कर दिया, a की पावर 3 को आपने कह दिया a की पावर 8 के बराबर हो गया, तो अगर a की पावर 3 a की पावर 8 के बराबर हो जाए, या कोई भी दो उसके पहले वाले आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसे ही लिख सकते हो। तो जो भी छोटा है दोनों में से, उसके इन्वर्स से दोनों तरफ गुना कर दो। जो भी छोटा है दोनों में, उसके इन्वर्स से दोनों तरफ गुना कर दो। तो a की पावर -3 गुना a की पावर 3 बराबर a की पावर -3 गुना a की पावर 8, और इसका मतलब आइडेंटिटी बराबर a की पावर 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि सबसे पहली बार पॉजिटिव इंटीजर में सबसे पहली बार पावर 10 पर मिला है। तो 10 से पहले किसी पावर पर आइडेंटिटी नहीं मिला है, तो कोई भी दो बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी दो बराबर हुए तो मतलब आइडेंटिटी फिर उनके बीच में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। इसीलिए अगर ऐसा है कि कोई भी दो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि आइडेंटिटी जब तक पहली बार आइडेंटिटी नहीं मिला है, तब तक आपको सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट मिलेंगे। और एक बार जैसे ही आइडेंटिटी मिल जाता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पावर पर जैसे ही आइडेंटिटी मिल जाता है, तो उसके आगे सारे एलिमेंट्स वही रिपीट होते हैं। न सिर्फ वही रिपीट होते हैं, बल्कि उसी ऑर्डर में रिपीट होते हैं, उसी क्रम में पूरा का पूरा बंडल एज इट इज रिपीट होता है। बस इन्वर्स जब लेते हैं, नेगेटिव पावर में जाते हैं, तो पूरा का पूरा बंडल रिपीट होता है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ये वाला जो पॉजिटिव पावर में आगे बढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा बंडल सेम ऑर्डर में रिपीट होता है, और जब नेगेटिव तरफ जाते हैं, तो पूरा का पूरा बंडल ऑपोजिट ऑर्डर में रिपीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए में, ठीक है, आपको अगर कभी भी पावर करते करते आइडेंटिटी मिल जाए, तो जैसे ही आइडेंटिटी मिल जाए उसके बाद आप रुक जाओ। जब तक आइडेंटिटी नहीं मिलेगा तब तक सारे एलिमेंट अलग अलग आएंगे, लेकिन जैसे ही पहली बार आइडेंटिटी मिल जाएगा, अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे के सभी पावर में फिर वही एलिमेंट बार बार रिपीट होंगे। फिर अब कोई नया एलिमेंट नहीं मिलने वाला, फिर कोई नया एलिमेंट आपको इसमें नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए में, अगर मान लो ए का पावर करने पर सबसे पहला
पावर n पर आइडेंटिटी आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर पावर में सबसे छोटा n है जिस पर आइडेंटिटी मिल जाए, तो फिर एंगुलर ब्रैकेट ऑफ A में उतने ही एलिमेंट होंगे। तो फिर एंगुलर ब्रैकेट ऑफ A में उतने ही एलिमेंट होंगे, क्योंकि वहां तक उतने एलिमेंट तक तो सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं और उसके बाद कोई नया नहीं है, बाकी तो फिर वही एलिमेंट्स सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए फिर कोई नया एलिमेंट नहीं मिल पाता, फिर कोई नया एलिमेंट नहीं मिल पाता। समझ में आई ये बात? लिख लो इसे, और लिख लिया हो तो आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने? अब इससे आप क्या समझते हो बच्चों कि अब अगर किसी भी एलिमेंट में, अब जैसे मान लो एंगुलर, इसीलिए यदि n वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, if n is the smallest positive integer such that a की पावर n बराबर e हो, if n is the smallest positive integer, if n is the smallest positive integer such that a raised to power n equals to e, such that a raised to power n equals to e, then angular bracket of a बराबर a square a cube a raised to power 4 dot 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 a raised to power n minus 1 a raised to power n बराबर e। जब तक आइडेंटिटी नहीं आए तब तक आप पावर निकालते जाओ, ठीक है? जब तक आइडेंटिटी नहीं आए तब तक आप पावर निकालते जाओ। जैसे ही पहली बार आइडेंटिटी मिल जाए रुक जाओ, उसके बाद कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। जब तक आइडेंटिटी नहीं मिलेगा तब तक सारे एलिमेंट अलग ही होंगे। फिर जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगा तब तक ये संभव ही नहीं है कि दो पॉजिटिव इंटीजर पावर बराबर हो पाए, ठीक है? और इसीलिए सारे पावर पॉजिटिव इंटीजर पावर में सारे अलग अलग ही मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी आ गया उसके बाद सारे एलिमेंट्स रिपीट होंगे और उसी ऑर्डर में रिपीट होंगे। समझ में आई बात? सारे एलिमेंट्स रिपीट होंगे और सेम ऑर्डर में रिपीट होंगे, फिर कुछ नया नहीं मिलने वाला। इवन माइनस में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पावर में भी वही एलिमेंट्स रिपीट होंगे, रिवर्स ऑर्डर में रिपीट होंगे। कुछ भी नया उसके बाद नहीं मिलने वाला। समझ में आई बात? तो एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए में परिभाषा तो वही है, लेकिन आपको भी पता है कि किसी भी सेट में आप मान लो एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको एक बार ही तो रखते हो। है तो ये वही a की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z, लेकिन आगे इसके बाद वाले और इसके पहले वाले सब यही रिपीट हो रहे हैं, तो आपको एक ही बार रखना है। तो सेट में तो इतने ही एलिमेंट्स आएंगे, इससे जनरेटेड एलिमेंट्स तो यही होंगे। समझ गए? इससे जनरेटेड एलिमेंट्स तो यही होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं उदाहरण के लिए, अगर मान लो g बराबर मैंने ले लिया कुछ U20 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20, तो U20 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 और 19। 20 के साथ सहअभाज्य, 20 के साथ GCD 1 रखने वाले नंबर्स कौन से हैं? यही सब है। अब मैं किसी भी एलिमेंट का, मान लो मैंने 7 का बनाया, तो 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20 7, तो 49 को 20 से भाग दोगे तो 40 हट जाएगा, 9 रह जाएगा। उसके बाद 7 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब का मतलब 7 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20 7, 7 का स्क्वायर 9 हुआ है, तो 9 गुना 7 63 होता है, और 63 को 20 से भाग दोगे तो शेषफल 3 मिलेगा। 7 का क्यूब 3 हो गया, और 7 की पावर 4, 7 की क्यूब का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20 7 करोगे
3 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20 7 करोगे तो 7 गुना 3 21 को 20 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तत्सम का अवयव 1 होता है इसका। जैसे ही 1 आ गया रुक जाओ, अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चाहे आप कोई भी पावर कर लो, इससे अलग कुछ नहीं मिलने वाला। आगे जिस भी पावर पे जाओगे, 7 की पावर 5 करोगे 7 मिलेगा, 7 की पावर 6 करोगे 9 मिलेगा, 7 की पावर 7 करोगे 3 मिलेगा, 7 की पावर 8 करोगे 1 मिलेगा। अब यही बंडल इसी ऑर्डर में रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से आप एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए निकाल सकते हो। आइए बात समझ में, इस तरह से आप एंगुलर ब्रैकेट ऑफ ए निकाल सकते हो। क्योंकि जैसे ही पहली बार आइडेंटिटी आ जाए उसके बाद सारी चीजें रिपीट होती हैं, तो उसके बाद लिखने की जरूरत होती ही नहीं। हाँ, आपने देखा था z प्लस में 3 का करते चले गए, कभी आइडेंटिटी नहीं आया, तो फिर आपको आइडेंटिटी अलग से लिखना पड़ा और सबके इनवर्स अलग से लिखने पड़े। याद है ना पहला एग्जाम्पल, उसमें किसी पावर में, पॉजिटिव इंटीजर पावर में आइडेंटिटी नहीं मिला था। आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ पावर 0 में मिला था। पावर 0 में तो हमेशा मिलना है, लेकिन किसी पॉजिटिव इंटीजर पावर में नहीं मिल पाया था, तो आपको सारे लिखने पड़े। समझ गए? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, फिर ओंकार सर की क्लास होगी।